नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं पशुपालन से रिलेटेड एक नए विषय के साथ। दोस्तों, जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो हमें बताया जाता था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। उसी से इंस्पायर होकर मैंने पशुपालन से रिलेटेड जो आज का टॉपिक स्टार्ट किया है वो है पशुपालन के 4 स्तंभ। दोस्तों, जब हम कोई घर बनाते हैं तो उसके चारों कोनों पे पिलर्स खड़े किए जाते हैं। उन पिलर्स का काम है स्ट्रक्चर को सपोर्ट देना, उसे कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, आंधी तूफान भूकंप, उसे ना गिरने दें। इसी प्रकार से पशुपालन के 4 स्तंभ, द 4 पिलर्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इन चारों स्तंभों को, इन चारों सूत्रों को फॉलो करने से आपका जो पशुपालन है, पशुपालन का कार्य है, वो कभी घाटे में नहीं जाएगा और हमेशा आप तरक्की करोगे। तो दोस्तों, पहला स्तंभ पशुपालन का है डीवर्मिंग। डीवर्मिंग यानी कि पशुओं को पेट के कीड़ों की दवाई देना। हम कह देते हैं कि पेट के कीड़े, लेकिन पशुओं में कीड़े शरीर के विभिन्न हिस्सों में हो सकते हैं। वो जिगर में भी हो सकते हैं, आंत में भी हो सकते हैं और कई बार तो फेफड़ों में, आँखों में, दिल में और दिमाग तक भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आपका पशु चाहे छोटा है, चाहे मध्यम आयु का है, चाहे बड़ा है, चाहे दुधारू है, आपको अपने हर पशु को साल में 3 बार, हर बार मौसम बदलने से पहले पेट के कीड़ों की दवाई अवश्य देनी चाहिए। दोस्तों, जैसे आपके घर में सदस्य होंगे, उन सभी सदस्यों के बच्चों के आप बर्थडेज याद रखते हैं, जन्म की तिथि याद रखते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, शादी की सालगिरह यूज करते हैं। ये 3 तारीख आप याद रखिए: 1 मार्च, 1 जुलाई और 1 नवंबर। साल में इन 3 तारीखों को आप अपने पशुओं को पेट के कीड़ों की दवाई अवश्य दें, हर बार मौसम बदलने से पहले। जब भी पशु के पेट में या शरीर के किसी भी हिस्से में कीड़े होते हैं तो वो पशु बार बार बीमार पड़ता है। कुछ ना कुछ समस्या उसे लगी रहती है। कभी दस्त हो जाएंगे, कभी मौसम बदलते के साथ ही बुखार हो जाएगा, कभी कुछ कभी कुछ। जो दुधारू पशु है वो दूध पूरा नहीं देगा। इस तरह से इन समस्याओं से बचने के लिए आपको रेगुलर साल में 3 बार पेट के कीड़ों की दवाई तब भी देनी है अगर पेट के कीड़ों का कोई लक्षण आपके पशुओं में नहीं है। अगर आपके पशुओं में पेट के कीड़ों का कोई लक्षण है, जैसे कि अगर उसके गोबर में जाला आ रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, उसका वजन नहीं बढ़ पा रहा है, या वो लगातार जो गोबर है वो पतला करते हैं, इसका मतलब उसमें पेट के कीड़े कहीं ना कहीं हैं। तो उसको उस स्पेसिफिक कंडीशन के लिए पेट के कीड़ों की दवाई देने के बाद आप उसे 2-3 हफ्तों के बाद रिपीट करें, और जब आपको लगता है कि अब वो स्वस्थ है, अब शायद उसके शरीर में पेट के कीड़े नहीं हैं, तो उसके बाद ये सूत्र आप फॉलो करें कि साल में 3 बार अवश्य दें। इसके अलावा दोस्तों, आपको साल में 1 बार, खास तौर पे बारिशों के मौसम में, अगर आपके यहाँ समस्या है एक्टोपैरासाइट्स, बाह्य परजीवी, जिनको कॉमन लैंग्वेज में चीचड़ी, कलीली या शोरी कहते हैं, उनका टीका भी अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप टीका नहीं लगवाना चाहते हैं तो शरीर पे लगाने की दवाइयाँ भी आती हैं, रीढ़ की हड्डी पे डालने की दवाइयाँ भी आती हैं। तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं, ये ऑप्शनल है अगर आपके यहाँ इस प्रकार की समस्या है तो। और दोस्तों, एक बात याद रखना, अगर आपने साल में 3 बार पेट के कीड़ों की दवाई खिलाई है तो बहुत चांसेस हैं कि आपको एक्टोपैरासाइट्स के लिए टीके की या दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, उसके बाद चलते हैं पशुपालन के दूसरे स्तंभ की ओर। दोस्तों, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण। टीकाकरण का काम है बीमारियों से बचाव। आपने सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोकथाम सदैव उपचार से बेहतर होगा। और पशुपालन में, पशु चिकित्सा में हमेशा जोर रोकथाम पर ही रहता है, क्योंकि अगर पशुपालन में हमारा पशु बीमार होता है तो वो हमें 2 तरह से नुकसान करता है। क्योंकि पशु हम रखते हैं मुनाफे के लिए, दूध बेच के उनसे कुछ कमाने के लिए। हमने जो अभी तक कमाया है, पशु बीमार होने पे हमारा वो खर्चा होता है, और जिस दौरान वो बीमार रहता है उस दौरान हम उससे उत्पादन भी नहीं ले पाते हैं।
तो दोस्तों, वैक्सीनेशन जो हमारी होती है मुख्यतः डेयरी पशुओं में, वो एफएमडी यानी कि मुंहखुर और एचएस यानी गलघोटू के लिए होती है। दोस्तों, ज़्यादातर राज्य सरकारें इन दोनों बीमारियों के खिलाफ वैक्सीनेशन मुफ्त में घर द्वार पर करती हैं, और जहाँ पे पैसे लिए भी जाते हैं तो बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही न्यूनतम दरों पे वैक्सीनेशन की जाती है। तो आप अपने हर एक पशु का, चाहे वो छोटा है, चाहे मध्यम आयु वर्ग का है, चाहे बड़ा है, उसका वैक्सीनेशन मुंहखुर और गलघोटू का ज़रूर करवाएं। दोस्तों, हमने हज़ारों पशुपालकों से बात की है जो अपने पशु को वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं। वो हमें समस्याएं बताते हैं कि मैं अपने पशुओं को वैक्सीनेशन इसलिए नहीं कराता हूँ क्योंकि जी उनकी गांठ हो जाती है, या पशु को बुखार हो जाता है, या पशु को दूध कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हमने हज़ारों ऐसे पशुपालकों से भी बात की है जो लगातार रेगुलर वैक्सीनेशन करवाते हैं। दोस्तों, हमने उनसे पूछा कि आप रेगुलर वैक्सीनेशन करवाते हो, कुछ लोग नहीं करवाते हैं, क्या आपको समस्याएं नहीं आती हैं? उन्होंने कहा जी आती तो हैं, लेकिन वैक्सीनेशन ज़्यादा ज़रूरी है, और जो समस्याएं आती हैं हम उनका समाधान भी करते हैं। हमने उनसे डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद उन्होंने जो समाधान, जो निवारण बताए, हमने उन्हें टेस्ट किया, हमने दूसरों को भी बताया, तो उसमें पाया कि हर समस्या का निवारण है, लेकिन वैक्सीनेशन ना कराने का कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, अगर वैक्सीनेशन आप नहीं करवाते हैं, बीमारियां होती हैं, तो वो पशु लगभग पूरे जीवन के लिए ही खराब होता है, खासतौर पे एफएमडी में। बेशक उसमें मोर्टेलिटी रेट कम है, पशु बेशक मृत्यु तक ना पहुँचे, लेकिन उसकी उत्पादन क्षमता हमेशा के लिए कम हो जाती है। वो पेंटर हो जाता है, बार बार बीमार पड़ता है, और अपने बार बार नए दूध होने में भी उसे समस्याएं आती हैं। तो दोस्तों, इसलिए आप वैक्सीनेशन एफएमडी और एचएस दोनों के खिलाफ ज़रूर करवाएं। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन स्ट्रेस के कारण कुछ समस्याएं आती हैं, उनका निवारण मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि जी दूध देना कम कर देता है पशु। तो दोस्तों, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा अगर आपको लगे तो आप एक 200 ग्राम के गुड़ की पेड़ी दिन में सुबह और शाम किसी भी खाने के तेल में डुबो के अपने पशु को दें 3 दिन तक। इससे जो उसका उत्पादन है वो या तो घटेगा ही नहीं, और घट भी जाएगा तो कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगा पूरा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि पशु को गांठ हो गई है, उनका ये भी कहना है, कहते जी व्यापारी को हम बेचना चाहते हैं या किसी को, तो वो कहते हैं जी इसको गांठ है, ये बीमार हुआ होगा। नहीं दोस्तों, आप कहिए कि इसको मुंहखुर का टीका लगा हुआ है इसलिए शायद गांठ हो गई होगी। हमारा पशु, ये तो एक बेनिफिट है, आप शान से बताइए कि वैक्सीनेटेड है, बीमारियों से बचा हुआ है हमारा पशु, तो उसकी कीमत तो और ज़्यादा लगनी चाहिए। और जहाँ तक गांठ की बात है, तो दोस्तों उस पर आप बर्फ़ की सिकाई करोगे 2-3 दिन तक तो गांठ पिघल जाएगी। दोस्तों, अगर आपके पशुओं को वैक्सीनेशन के बाद ऐसा लगता है कि बुखार, दर्द या सूजन हो रहा है, तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 2 दिन तक आप सुबह शाम उसे 2-2 गोली दर्द, बुखार, सूजन की देंगे तो वो समस्या का आपका समाधान हो जाएगा। ये बहुत कम मेहनत है उसके कंपैरिजन में जिन बीमारियों के लिए हम टीकाकरण कर रहे हैं। यदि वो बीमारियां हो जाती हैं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये था वैक्सीनेशन के ऊपर, जो कि कायदे से स्तंभ नंबर 1 होना चाहिए, लेकिन मैंने इसे दूसरे नंबर पे सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि वैक्सीनेशन से पहले डीवर्मिंग का होना ज़रूरी है। हार्डली 20% चांस हैं कि आपका वैक्सीनेशन से पहले अगर आपने डीवर्मिंग की है तो आपका एनिमल स्ट्रेस में नहीं आएगा। वैसे भी हार्डली 30 to 40% एनिमल ही स्ट्रेस में आते हैं। तो इसलिए मैंने इसे दूसरे नंबर पे लिया है। दोस्तों, जब हमारे घर में कोई नया बच्चा होता है, हमें पता है कि इसे टीका लगवाएंगे। एक टीका तो यहाँ पे स्वेलिंग आती है, उसमें पस पड़ जाती है, लगभग 10-15 दिनों में जाके ठीक होता है। लेकिन क्या हम ये कहते हैं कि जी दर्द हो जाएगा, रहने दो डॉक्टर साहब, बाद में लगवा लेंगे। एक टीका उसे ऐसा लगता है जिसमें उसे 3 दिन तक बुखार होता है, लेकिन हम कभी मना नहीं करते, क्योंकि ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैं जब घर द्वार पे टीके लगाने जाता हूँ तो छोटे बच्चों के लिए, अक्सर छोटे कटड़े बछड़ों के लिए अक्सर लोग कहते जी दर्द हो जाएगा। दर्द तो सिर्फ एक बार सुई चुभने का होगा, हो सकता है बुखार आ जाए तो 2 दिन में ठीक हो जाए, लेकिन वो बीमारी से बचाव रहेगा। दोस्तों, जिस समय बीमारी होगी वो काफ़ी लंबे समय तक बीमार रहेगा, खर्चा होगा वो अलग।
तो इसलिए दोस्तों आप वैक्सीनेशन अवश्य बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों उसके बाद चलते हैं पशुपालन के तीसरे स्तंभ की ओर। दोस्तों पशुपालन का तीसरा स्तंभ है खनिज मिश्रण, मिनरल मिक्सचर। दोस्तों पहले के ज़माने में पशुओं को रोज़ाना चराने के लिए ले जाया जाता था। वहाँ पे चल चल के उनकी एक्सरसाइज भी होती थी, व्यायाम भी होता था, और इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के घास, झाड़, फूस सब कुछ पशु खाया करता था। लेकिन समय के साथ चराने की भूमि ना के बराबर रह गई है, पशुपालक के पास समय भी नहीं है, और इसके अलावा सब मिनरल मिक्सचर का ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। दोस्तों चराने का नुकसान ये हुआ कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के घास फूस खा रहा था पशु, तो उसकी जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू थी वो अब पशुओं के अंदर नहीं रही है, कहीं ना कहीं कमी है, और उसका ऑप्शन है सभी पशुओं को रेगुलर मिनरल मिक्सचर खिलाना। दोस्तों मिनरल मिक्सचर मार्केट में 70-80 रुपये किलो से शुरू होकर 500 रुपये किलो तक जाते हैं। लेकिन आपको लगेगा ये तो खर्चा बता दिया, खर्चा नहीं है दोस्तों। खर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप रेगुलर मिनरल मिक्सचर अपने सभी पशुओं को खिलाते हैं, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे मध्यम आयु का है, तो उसकी इम्यूनिटी बूस्टअप रहती है, और जो भी कमियां उसके शरीर के अंदर हैं वो नहीं होंगी, जिनसे ना तो वो बीमार पड़ेगा, और इसके अलावा जो उत्पादक पशु है, जो दूध दे रहा है, उसका उत्पादन बना रहेगा। तो इसलिए दोस्तों आप अपने हर एक पशु को रेगुलर मिनरल मिक्सचर खिलाएं। और रेगुलर मिनरल मिक्सचर अगर आप खिला रहे हैं तो आपको महंगा मिनरल मिक्सचर यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। आप नॉमिनल से शुरू कीजिए। अगर आपको उससे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आप कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा अच्छा फोर्टिफाइड मिनरल मिक्सचर खिलाइए, जिसके लिए आप अपने पशु चिकित्सक से सलाह भी ले सकते हैं। और जो लोग रेगुलर मिनरल मिक्सचर खिलाते हैं उनको महंगे मिनरल मिक्सचर की आवश्यकता नहीं पड़ती, और उनका पशु लगातार स्वस्थ रहता है। दोस्तों अगर आप रेगुलर मिनरल मिक्सचर खिलाते हैं तो छोटे पशुओं के लिए 10 ग्राम रोजाना, मध्यम वर्ग के लिए, मध्यम आयु का जो पशु है उसके लिए लगभग 20 से 30 ग्राम रोजाना, और जो उत्पादन जिससे आप ले रहे हैं, जो दुधारू पशु है, उसको 50 ग्राम रोजाना खिला सकते हैं। इतना सफिशिएंट है। वैसे तो डोज हर एक मिनरल मिक्सचर की अलग अलग लिखी आती है, लेकिन दोस्तों मेरा स्ट्रेस सिर्फ इस बात पे है कि आपको रेगुलर यानी कि 12 महीने खिलाना है। जिस तरह से मैंने आपको डिवर्मिंग में बताया कि अगर पेट के कीड़ों का लक्षण नहीं भी है तब भी आपको डिवर्मिंग साल में 3 बार करानी है, उसी प्रकार अगर आप 12 महीने अपने हर एक पशु को मिनरल मिक्सचर खिलाते हैं तो आपको इस डोज से ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये 3 स्तंभों के बाद अब मैं चलना चाहूँगा आगे। उससे पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगा कि जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे तो अक्सर ये बात चल पड़ती थी, कई बार अपने साथियों के साथ, कई बार अपने टीचर्स अध्यापकों के साथ, और ये बात चला करती थी कि जो पशुपालन है, डेयरी का व्यापार है, ये मुनाफा देता भी है या नहीं। हमारा पशुपालक वैसे ही लगा रहता है सिर्फ इस लालच में कि शुद्ध दूध मिल जाएगा, या वो वैसे ही मेहनत कर रहा है, कुछ उसे मिल भी पाता है या नहीं। दोस्तों इस बात को लेके बहुत सालों तक मन में द्वंद्व रहा कि इतनी मेहनत है, बीच में पशु बीमार हो जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन दोस्तों आज 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ कि पशुपालन के 4 स्तंभ हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप इन चारों सूत्रों को फॉलो करते हैं तो आपको डेयरी का व्यापार कभी भी नुकसान नहीं देगा। और जो हमारा चौथा स्तंभ है वो इन्हीं नुकसान की पूर्ति के लिए है, और वो है पशु बीमा। दोस्तों ज़्यादातर राज्यों में या लगभग सभी राज्यों में जो पशुओं का बीमा है वो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडाइज्ड है। जैसे कि हरियाणा में 100 रुपये में एक पशु का बीमा होता है। दोस्तों पशु बीमा ज़्यादातर पशुपालकों को उस समय याद आता है जब उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है। पिछले 3 महीने में मेरे पास 4 पशु ऐसे हैं जो अचानक एक्सपायर हुए हैं, जिनकी मृत्यु का कोई सोच भी नहीं सकता था। 2 बिल्कुल स्वस्थ थे, एक गाय और एक भैंस। अलग अलग समय पे सुबह उठा पशुपालक देखा कि वो तो है ही नहीं।
एक अभी 3 दिन पहले करंट लगने से अचानक मृत्यु हो गई, और 1 जनवरी को एक गाय को अचानक से अफारा आया और वो एक्सपायर हो गई। दोस्तों, इन चारों में से सिर्फ एक पशु का बीमा था। उसकी कार्रवाई तो हमने की है, लेकिन ये बीमा उन 3 पशुओं का भी हो सकता था, और आज की तारीख में जो भी उसका नुकसान हुआ है वो पूर्ति उसकी हो जाती है। दोस्तों, बीमा एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कभी नहीं चाहेंगे कि उसका यूज़ हम लें, क्योंकि अक्सर मेरे से पशुपालक कहते जी पिछले साल मैंने कराया था लेकिन कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। दोस्तों, फ़ायदा नहीं लेना है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये एक आर्मी की तरह है। हम सब चाहते हैं कि हमारी सेना विश्व की सबसे मजबूत सेना हो, लेकिन हम ये कभी नहीं चाहते कि हमारे देश का युद्ध किसी दूसरे देश के साथ हो जाए और सेना की आवश्यकता पड़े। बीमा वही चीज़ है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा पशु दुर्घटना में मृत्यु में चला जाए, लेकिन हम हमेशा ये चाहेंगे कि अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास कोई सपोर्ट हो, कोई बैकअप हो कि हम दूसरा पशु खरीद सकें, ले सकें। दोस्तों, अगर 100 रुपये के हिसाब से लगाएं, अगर आप 5 पशु रखते हैं तो आपके साल के 500 रुपये। अगर आप 10 साल तक भी बीमा रेगुलर कराते हैं तो 5,000। अगर महंगाई को भी उसमें जोड़ लें तो 10 साल में आपके 10,000 रुपये भी नहीं लगेंगे सब्सिडाइज्ड रेट पे बीमा कराने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये मैं नहीं मान सकता कि 10 साल में आपका एक भी पशु दुर्घटना में मृत्यु तक नहीं पहुंचेगा। और जब वो ऐसा होगा तो लगे आपके 10,000 हैं, लेकिन उस टाइम आपको उस पशु की कीमत मिलेगी। कुछ लोग ये भी कहते जी पशु तो इतने में आता ही नहीं। मानता हूँ, लेकिन इतनी राशि आपको अवश्य मिल जाएगी कि आप उसमें कुछ मिला के एक दूसरा पशु ले सकें। तो दोस्तों, पशु बीमा आप जरूर करवाएं। ये उस अकाल मृत्यु के लिए है जिसमें हम कभी नहीं पहुंचना चाहते। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने इन चारों स्तंभों में कुछ नया नहीं बताया है, मैं जानता हूं कि ये चारों बातें आप जानते हैं, ये बहुत पुरानी बातें हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन दोस्तों, ये चारों बातें ये कहने से पहले कि डॉक्टर साहब ने कुछ नया नहीं बताया है, ये जरूर सोच लेना कि आप इन चारों में से अमल कितनों पे करते हो। अगर आप करते हो तो मैं मानता हूं कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। अगर आप सहमत हैं तो जो नहीं करते हैं उनके साथ इस बात को शेयर करें। अगर आप नहीं सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि पशुपालक को चाहे कितना भी लगे कि डॉक्टर सब कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि पशुपालक बहुत कुछ जानता है। आप चाहे कुछ हमसे सीखना चाहें ना ही सीखना चाहें, लेकिन मैं आज भी आपसे सीखना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं, मैं आप लोगों से सीखूं और फिर आपके द्वारा ही बताई गई बातों को टेक्निकली किताबों से वेरीफाई करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालकों तक आप लोगों की बातें पहुँचाऊँ। यही इस चैनल का उद्देश्य है। नमस्कार दोस्तों।